नमस्कार सभी को। चैनल पर सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस समय समय पर आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते रहते हैं। आज बात होगी बिदापत नाच, जो कि रिपोर्टाज है किसका? फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया ये रिपोर्टाज है। और ये रिपोर्टाज फणीश्वरनाथ रेणु जी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष सन 1945 ईस्वी माना गया है। यानी कि सन 1945 में बिदापत नाच रिपोर्टाज, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है, प्रकाशित हुआ था। अब जो बिदापत नाच रिपोर्टाज है, इस पर विस्तृत चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। आपको बिदापत नाच की जो मूल संवेदना है, मूल स्वर है या मूल भाव कह लीजिए, वो पता चल जाएगा। इसका कथानक क्या है, इसका सारांश क्या है, पूरी जो कहानी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगी। और पूरा इस रिपोर्टाज का मूल्यांकन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसकी भाषा शैली पर बात होगी, किस तरह से ये आंचलिक शब्दावली का प्रयोग इसमें रेणु जी ने किया है, उस पर भी चर्चा आपको विस्तार से इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। तो मैंने 2 तथ्य आपको बता दिए हैं बिदापत नाच रिपोर्टाज से संबंधित। अब आगे देख लेते हैं। तो सन 1921 में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में जन्म हुआ था किसका? रेणु जी का। उनके द्वारा ये रिपोर्टाज लिखा गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी है। रेणु जी का प्रथम रिपोर्टाज ये माना जाता है। रेणु जी ने जिस विधा में लिखना प्रारंभ किया और जो अंत तक उनके लेखन का हिस्सा बना रहा, वो रिपोर्टाज ही है। तो आप ये देख पा रहे होंगे। बिदापत नाच बिहार राज्य का। अब ये जो बिदापत नाच का थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है, बिदापत नाच आखिर है क्या, किस स्थान पर ये खेला जाता है, और इसकी जो पात्र कैसे इसमें होते हैं, विदूषक होता है, और ये प्रॉपर मतलब किस तरह से होता है, किस वर्ग के लोग बिदापत नाच खेलते हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति दरभंगा जिले में, जो कि बिहार का ही एक जिला है, वहाँ पे हुई थी। और मुख्यतः ये जो नाच है बिहार के पूर्वी क्षेत्र पूर्णिया जिले, जहाँ से बिलोंग करते हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी, और कुछ उत्तरी क्षेत्र जैसे कि भागलपुर, ये दोनों ही जो ज़िले हैं बिहार राज्य के हैं, वहाँ पर खेला जाता है। ये बिहार के पिछड़े समाज में कौन कौन सी जातियाँ? एक तो मुसहर जाति, दूसरी घांगड़, तीसरी दुसाध। ये 3 मुख्य जातियाँ हैं जिनके द्वारा ये खेला जाता है। आगे बात करें तो ये एक प्रहसन है जो वहाँ की अपनी स्थानीय भाषा, किसमें? मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि में ये जो नाच है खेला जाता है, और अन्य देहाती बोलियों का भी प्रयोग इसमें हो जाता है, जो कि उसी क्षेत्र या अंचल विशेष की शब्दावली होती है। ये नाच कुछ या आंशिक रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की नौटंकी नाच से मिलता जुलता है, जो अब मोबाइल सोशल मीडिया के ज़माने में लुप्त होने की कगार पर आ गया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह आज के नवयुवकों की उदासीनता है। आगे बढ़े तो रिपोर्टाज की शुरुआत। रेणु जी भारतीय शास्त्रीय परंपरा और पाश्चात्य नृत्य परंपरा में पारंगत नृत्य कला के आचार्य श्री उदय शंकर जी के वक्तव्य के साथ में करते हैं, या फिर उदय शंकर जी को वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, नतमस्तक होते हुए इस रिपोर्टाज की शुरुआत करते हैं, और बिदापत नाच की उत्पत्ति कैसे हुई उस पर प्रकाश डालते हैं। बिदापत नाच मुसहर, दुसाध आदि दलित वर्गों द्वारा विवाह, मुंडन आदि अन्य अवसरों पर आयोजित होता है। रेणु जी शिक्षित और स्वयं को भद्र समझने वाले लोगों पर करारा व्यंग करते हैं कि किस तरह से जो लोग स्वयं को भद्र समझने लगे, वो अब इस नाच को निचली नज़रों से देखते हैं, मतलब निचले स्तर पर रखकर देखते हैं। इस बात पर जो है गौर फरमाते हैं कौन? रेणु जी, और व्यंग करते हैं उस शिक्षित और स्वयं को भद्र समझने वाले वर्ग पर, जो आधुनिक और पाश्चात्यकरण की होड़ में अपनी ही सांस्कृतिक धरोहरों, परंपराओं और मूल्यों और जड़ों को, जो कि हमारी वास्तविक पहचान है, उनको भूलता जा रहा है। रेणु जी लिखते भी हैं, ये एज इट इज़ मैंने कोट किया है, जो कि बिदापत नाच में ये पंक्ति आई है। जब से मैं
अपने को भद्र और शिक्षित समझने लगा, तब से इस नाच से दूर रहने लगा। तथाकथित यानी जो स्वयं को सो कॉल्ड भद्र समाज के लोग इस नाच को देखने में अपनी हेठी समझते हैं, यानी समझते हैं कि हमारी जो इज्जत है वो गिर जाएगी अगर हम इस नाच को देख लेंगे। तो व्यंग कसा है किसने? रेणु जी ने। विद्यापत नाच के प्रारूप की बात करें तो इसमें साधारणतः 7-8 कलाकार होते हैं। ये प्रारूप है इसका, आप चाहें तो इसे नोट डाउन करते चलिए। विद्यापत नाच में ये उस टेक्स्ट में ये सारा जो मार्क करते चलिए आप। तो इसमें साधारणतः कितने 7-8 कलाकार होते हैं, 2 वाद्य यंत्र होते हैं, मृदंग और मजीरा, 1 या 2 नर्तक यानी नाचने वाले, 1 बिट्टा विदूषक और 3 सहायक गवैये होते हैं। इस नाच की सफलता एक बिक्टे पर भी निर्भर करती है। बिक्टे के रंग रूप की बात करें तो चेहरे पर कालिक पोतकर घुटने तक तंग पतलून और हाथ में एक थुथनीदार छड़ी लेकर कोई भी बिक्टा बन सकता है। विद्यापत नाच प्रत्येक आयु वर्ग के लोग, उसमें युवक युवतियां, बूढ़े बच्चे सभी लोग शामिल होते हैं। वो सभी लोग विद्यापत नाच देखते हैं। रेणु जी का यह रिपोर्टाज उपन्यास और कहानी की तरह ही परिपक्व और सुगठित है। यह भी कह सकते हैं कि इस दौरान उपन्यासों और कहानियों की वह जमीन तैयार हो रही थी जिसकी लहलाती फसल हमने कालांतर में देखी। विद्यापत नाच को हम सांस्कृतिक रिपोर्टाज की श्रेणी में रख सकते हैं जिसने लुप्तप्राय लोक नाट्य शैली को दस्तावेज के रूप में सहज लिया है। लुप्तप्राय यानी जो लुप्त होने की कगार पे आ गई हैं। किसकी वजह से? आज के नवयुवक की उदासीनता की वजह से, अपने को सभ्य और शिक्षित और भद्र समझे जाने वाले समाज की वजह से। इन सब बातों को रेखांकित करते हुए चलते हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी। आगे बढ़े तो विद्यापत नाच भारतीय समाज के बुनियादी तबके, जिसे बहुधा लोग पिछड़ा, दलित, नीच या निचला तबका कहकर संबोधित करते हैं, उनका वह उत्सव है जिससे वे अपना मनोरंजन तो करते ही हैं, साथ ही साथ इसके केंद्र में उनकी अपनी वंचनाओं, अभावों की अभिव्यक्ति होती है, जिसको लेकर वे रोदन नहीं करते बल्कि गाकर, मिलकर, उत्सव मनाकर उन चुनौतियों का सामना करते हैं। यानी ये जो उत्सव के समान वो मनाते हैं, विद्यापत नाच को खेलते हैं निम्न वर्ग के लोग, दलित समुदाय के लोग, जो कि उनके जो अपने दुख हैं उनको लेकर वो रोते नहीं रहते हैं, रोदन नहीं करते रहते, बल्कि साथ आकर मिलकर उन समस्याओं से लड़ने की साहस दिखाते हैं, उन समस्याओं को चुनौती देते हुए सामने आते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पर एक उदाहरण मैंने कोट किया है जो कि विद्यापत नाच टेक्स्ट है, तो इसे पढ़ लेते हैं। दुखी दीन अभावग्रस्तों ने घड़ी भर हंस गाकर जी बहला लिया, अपनी जिंदगी पर 2-4 व्यंग्यवाण चला लिए, जी हल्का हो गया। अर्धमृत वासनाएं थोड़ी देर के लिए जागी, अतृप्त जिंदगी के कुछ क्षण सुख से बीते, मेहनत की कमाई मुट्ठी भर अन्न के साथ साथ आज उन्हें थोड़ा सा मोहक प्यार भी मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। आगे बढ़े तो कोसी में फसल उत्सव यानी किन किन उत्सवों पर ये जो नाच है खेला जा रहा है, इसका आयोजन होता है। तो ये फसल जब कटती है तब धार्मिक उत्सव पर, विवाह आदि पर और अन्य खुशियों के माहौल पर, जैसे कि मुंडन आदि हो रहा है और जो कार्यक्रम हो रहे हैं, सोहर आदि हो रहा है, उन सब अवसरों पर ये नाच हमेशा इस नाच का हमेशा बोलबाला रहता है। बदलते परिवेश में यह लुप्त होता जा रहा है। अपने विशुद्ध जीवन के अभाव और अनुभवों से रचा विद्यापत नाच, जिसमें विद्यापति के पदों की तर्ज पर नए पद रचते हैं, जिसमें तात्कालिक समय अपने विकृत चेहरे को देखा जा सकता है, जो कि यहाँ पर एक फिर से मैंने जो कह सकते हैं एक प्रसंग है या फिर जो गायन शैली का थोड़ा सा एक हिस्सा है विद्यापत नाच रिपोर्टाज का, उसको मैंने यहाँ पर उद्धृत कर दिया है कि किस तरह से अपनी जो दुर्गति की या फिर अपनी जो स्थिति हो गई दलित वर्ग के समुदाय की, खाने पीने के उनके लाले पड़े हैं, उन्हें जो मुसहर जाति के लोग हैं उन्हें काम नहीं मिल रहा है, जो सवर्ण जाति के लोग हैं किस तरह से उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं, इस पर यहाँ पर चर्चा की गई है। आगे बढ़े तो ऐसे ही जाने कितने ही पदों की भरमार इस रिपोर्टाज में है, जिसमें इनके खांटी अभावग्रस्त जीवन और दमन उत्पीड़न के दृश्य समाहित हैं। किनके? निम्न जाति के लोगों के। रिपोर्टाज के अंत में रेणु जी दर्शकों, पाठकों, बुद्धिजीवियों तथा भद्र और शिक्षित समाज से आग्रह करते हैं कि लोक नृत्य, आप ये चीज़ें अंडरलाइन कर लीजिए, लोक नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की कसौटी पर कसने का निरर्थक प्रयास करने के बजाय विद्यापत नाच जैसे लोक नृत्यों को एक लोक नृत्य के पैमाने पर रखकर देखना चाहिए। यानी कि
आप समझ पा रहे होंगे कि लोक नृत्य अगर कोई है तो उसको शास्त्रीय नृत्य के कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है। उसको उसी के पैमाने पर, एक लोक नृत्य के पैमाने पर रखकर देखना चाहिए, आंकना चाहिए, न कि किसी शास्त्रीय नृत्य से उसकी तुलना करनी चाहिए। ऐसा आग्रह कौन करते हुए नजर आते हैं? रेणु जी इस रिपोर्टाज के अंत में। यहाँ पर मैंने हालांकि कोट भी कर दिया है एज इट इज़ कि आप खोज रहे हैं आर्ट, टेक्निक और न जाने क्या क्या, और मैं आपसे चलते चलते फिर भी अर्ज करता हूँ कि यह महज एक विदापत नाच है, तो आप इसमें शास्त्रीय नृत्य के पैमानों पर रखकर इसको न तौलें। आगे बढ़ें तो अब इसकी जो शैलीगत विशेषताएं हैं जिसमें भाषा भी आ जाएगी उस पर बात कर लेते हैं। तो विदापत नाच अपने कथ्य और शिल्प को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है तथा इसकी लिखावट में भी भिन्नता है, जैसे सांस्कृतिक रिपोर्टाज, राजनैतिक दैनिक, रोजनामचा शैली, संस्मरणात्मक शैली, भौगोलिक कथात्मक इत्यादि। आगे बढ़े तो लिखा है विदापत नाच रिपोर्टाज के ताने बाने को ग्रामीण परिवेश से बुना गया है, यानी इसकी शैली में आंचलिकता है, ग्रामीण जो शब्द हैं उनका प्रयोग है, गांव की शब्दावली का प्रयोग है, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग है, सामान्य यानी आम जनमानस की जो आपसी बोली है उसका प्रयोग इसमें दिखता है। तो आप देख सकते हैं कैसे आंचलिकता के पुट से ये जो विदापत नाच रिपोर्टाज है ये सराबोर है। रिपोर्टाज के विनोदपूर्ण प्रसंग पाठक या श्रोता को अंत तक जोड़े रखते हैं तथा इन्हीं प्रसंगों के चलते जहां कई स्थानों पर वाद्य यंत्रों की ध्वनि तो कई स्थानों पर लोकगीतों का समाहार, रिपोर्टाज में अद्भुत नाटकीयता और चित्रात्मकता दिखाई देती है, जिससे रिपोर्टाज पढ़ते या सुनते वक्त पाठक के समक्ष दृश्य चलायमान हो जाता है। ऐसा पाठक को महसूस होता है कि मानो सामने विदापत नाच खेला जा रहा हो, क्योंकि ये जो शैली की विशालता है फणीश्वरनाथ रेणु जी की, ये पाठक के समक्ष पूरे जो नृत्य को, उस लोक नृत्य को, विदापत नाच को सामने जीवंत सजीव कर देती है। तो हमें पाठक को ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे सामने विदापत नाच खेला जा रहा हो। तो यहाँ पर जो वाद्य यंत्रों की ध्वनि है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। विदापत नाच में आप जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर कई स्थानों पर ऐसी पंक्तियाँ मिल जाएंगी। रिपोर्टाज की भाषा की बात करें तो वो खड़ी बोली हिंदी है, जहाँ कई स्थानों पर भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि कई बिहारी राज्यों की स्थानीय बोलियों से युक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये एक उदाहरण कोट किया गया है जो कि बिहार की ही आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही के शब्द आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ें तो रिपोर्टाज में रेणु जी ने स्थानीय गीतों या लोकगीतों को कई स्थानों पर उद्धृत किया है। ये पद अपने में संगीतात्मकता है, इन पदों में गयात्मकता है, और आप यहाँ पर एक इसका जीता जागता उदाहरण भी देख सकते हैं कि अंगना आयत जब रसिया, पलट चलब हम इशत हसिया, कान जतन बहु करियने। आप जब पढ़ेंगे तो आपको 3-4 स्थानों पर ऐसे जो लोकगीत हैं जिनमें लोक शैली का समाहार दिखाई देगा, तो आप ये देख पाएंगे कि किस तरह से स्थान विशेष या अंचल विशेष को लिए हुए है ये रिपोर्टाज। आगे बढ़ें तो ऐसे ही कई पद रिपोर्टाज में आए हैं जिसमें लयात्मकता का पुट है। रिपोर्टाज में कई विनोदपूर्ण और हास्यपद प्रसंग भी आए हैं जिन्हें पाठक पढ़कर हंसी से लोटपोट हो जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण भी दे दिया है कि नर्तक घूंघट हटा लेता है, चंद्रमुख यानी घुटी हुई दाढ़ी मूछ वाला बेडौल सूरत देखकर बिकटा के साथ साथ कई दर्शक भी निहाल हो जाते हैं, यानी हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। रेणु जी के अपूर्व रचना कौशल का परिचय इस विदापत नाच में शुरुआत से अंत तक मिलता रहता है, जिसमें एक प्रवाह है और एक तारतम्यता अंत तक बनी रहती है, यानी पाठक कहीं भी ऊबता नहीं है, यानी पाठक को कहीं भी बोरियत महसूस नहीं होती, कहीं पे भी वो बोर नहीं होता है कि ये क्या लिखा है। तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में पाठक अंत तक बना रहता है। आगे बढ़े तो निष्कर्ष पे बात कर लेते हैं, इसके बाद वीडियो ये एंड हो जाएगी। तो अधिकतर फणीश्वरनाथ रेणु जी मैला, आंचल और ठुमरी की कहानियों के इर्द गिर्द ही विमर्श का विषय बनकर रह जाते हैं, लेकिन इनकी रचनावली पढ़ने के बाद इनके कृतित्व की व्यापकता का आभास होता है पाठक को। प्रस्तुत रिपोर्टाज में सिर्फ एक लोक नृत्य का वर्णन ही नहीं बल्कि लोक संस्कृति, लोक कला का एक अच्छा उदाहरण पेश करता है। तो इस रिपोर्टाज में ये सारी जो बातें हैं, ये सारे तथ्य समाहित हैं। तो रेणु जी ने विदापत नाच के माध्यम से सामंती वर्ग के शोषण और क्रूर नीतियों का भी पर्दाफाश किया है। रिपोर्टाज पढ़कर पाठक को रेणु जी की रिपोर्टाज शैली की यथार्थ घटनाओं
को संवेदनशील साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करने की क्षमता का पता चलता है। तो आपने आई होप चीज़ों को लेकर आपके मन में क्लैरिटी आ गई होगी। आपसे मैं सबसे कहूँगी कि एक बार आप जाकर इसका जो टेक्स्ट है उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आप जो बताई गई चीज़ें हैं और अच्छे से फिर समझ पाएंगे और आपको चीज़ें और अच्छे से याद हो पाएंगी। और जो मैंने मार्क कराए हैं, जो उद्धरण दिए हैं, उनको आप मार्क कर लीजिएगा। और अगर आपको इस PDF का मतलब ये नोट्स चाहिए हैं, ये PDF चाहिए, तो आप मुझे बता दें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। और आपके सिलेबस से रिलेटेड मैंने कई वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।